हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, घर पे होंगे अपने सुरक्षित। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक विच इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होंगी इस चैप्टर से कि किस तरह की कौन सी रिएक्शंस होती हैं। और जो टॉपिक्स है मैंने आपको एक साइड में लिख दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको इसमें कवर करके देंगे। टॉपिक्स है फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कितने टाइप्स की रिएक्शन आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, एंड लास्ट टॉपिक कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो ये सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसमें। बट इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे तो उसमें नोट डाउन भी करते रहेंगे। डेफिनेशंस वगैरह जो मैं लिख के दूंगा वो नोट डाउन करते रहेंगे। प्लस मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो 9th क्लास में अपने कंपाउंड मेकिंग फार्मूला बनाना सीखा होगा वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए ताकि आपको जब भी कोई कंपाउंड का नाम लिया जाए तो आपको पता चल जाए कि ये कैसे बना होगा। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और कि आपने 9th क्लास में कुछ लॉज पढ़े होंगे, वो लॉज आपको ध्यान रखने, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि इस चैप्टर में हमें अभी जरूरत पड़ेगी। और फिर उसके बाद आपको 18 तक एलिमेंट्स भी लिखे हुए हैं उसमें एनसीईआरटी बुक में, जिसका आपने नाम, सिंबल और एटॉमिक नंबर याद किया होगा। इसी तरह से आपको 10th क्लास में आने पर नेक्स्ट 30 एलिमेंट तक याद होना चाहिए। मतलब फर्स्ट से लेकर 30 एलिमेंट्स तक के नाम, उनका सिंबल और उनके एटॉमिक नंबर याद होने जाने चाहिए। तो आप जब कॉपी पे स्टार्ट करेंगे लिखना तो सबसे पहले आप ये काम कर लेंगे, ठीक है। 30 एलिमेंट्स तक उनका नाम, सिंबल और एटॉमिक नंबर लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास दो टॉपिक हैं जिसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में हमें बात करनी है। तो बच्चों, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में आपने 9th क्लास में भी थोड़ा पढ़ा होगा। 6th क्लास से आप लोग इस चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो आइए देखते हैं, उन्हीं को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने फिजिकल चेंज लिखा हुआ है। इट इज़ अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। मतलब कि ये एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। फिजिकल चेंज अफेक्ट्स द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज। वो केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म्स को तो अफेक्ट डालता है बट नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल लाइक टेयरिंग ऑफ पेपर। अगर आप किसी पेपर को फाड़ दोगे तो उसकी फॉर्म को ज़रूर अफेक्ट हुआ कि वो साइज़ में छोटा हुआ, ब्रेक हुआ, जो भी हुआ, बट उसका जो केमिकल कंपोजिशन है कि वो किस चीज़ से बना है वो चेंज नहीं हुआ। मतलब वो पेपर था तो वो पेपर ही रहा, चाहे टीयरिंग किया आपने, चाहे कुछ उसको फोल्ड कर दिया तब भी वो पेपर ही रहा, ठीक है। उसकी फॉर्म, जो शेप है उसमें चेंज हुआ उससे। और एक आपके लिए एग्जांपल का ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। अगर कांच का ग्लास आपने गिरा के तोड़ दिया तो उसमें भी उसकी सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज हुई, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है केमिकल चेंज। इट इज़ अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब आपको डेफिनेशन बहुत सिंपल लिखी है, आपको पढ़ते के साथ ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस बने जिसकी प्रॉपर्टी में भी चेंज हो, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो और उसकी प्रॉपर्टी में भी चेंज हो। एग्जाम्पल लाइक बर्निंग ऑफ वुड और पेपर। अगर आप किसी चीज़ को जला रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग से बनेगी। दूसरा, अगर कार्बन का प्रोडक्ट है तो कार्बन CO2 बनेगा। अगर आप मैग्नीशियम जला रहे होगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी चीज़ आप करेंगे केमिकल चेंज में, उसमें जो भी रिएक्टेंट्स पहले रहा होगा उसको चेंज होकर आपको नया प्रोडक्ट मिलेगा, नया सब्सटेंस मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स थे या सब्सटेंसेस थे उनसे अलग होगी, ठीक है। एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको बताया, बर्निंग ऑफ वुड और पेपर, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। देखिए जैसे दही बनाते हैं आप दूध से, तो उसमें भी आप जो चेंज देखते हैं वो भी केमिकल चेंज है, क्योंकि जो आपने एक बार दही बना ली वो दोबारा से फिर से उस फॉर्म में मिल्क में नहीं चेंज हो सकती। हाँ, फिजिकल चेंज में क्या है कि उसमें दोबारा से वो फॉर्म लाई जा सकती है, जो पहले था उस फॉर्म में उसको दोबारा से रीगेन किया जा सकता है कुछ फिजिकल प्रोसेस के थ्रू।
बट केमिकल चेंज में फिजिकली तो उसको बैक करना पॉसिबल नहीं है, बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, केमिकली चेंज कर सकते हैं कुछ, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क आपका एग्जांपल होगा, बर्निंग ऑफ वुड और पेपर हो गया आपका एग्जांपल, जिसमें हमेशा एक नई चीज़ बनती है। हम वुड जलाओगे तो आपके पास कुछ वुडन के ब्लॉक्स बच सकते हैं, राख ऐश बच सकती है, ठीक है। पेपर जलाओगे तो भी आपके पास ऐश बचेगी कार्बन के फॉर्म में। नेक्स्ट इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है केमिकल चेंजेस में। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है या केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, और वो चेंज क्या है? चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। जो भी उसका प्रोडक्ट की केमिकल कंपोजिशन थी उसमें चेंज ज़रूर आता है। उसमें न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं या ब्रेक डाउन होते हैं। बॉन्ड्स जो बने हुए होते हैं वो पहले से तो वो ब्रेक होंगे और एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वहाँ पर। चेंज इन कलर में भी चेंज होगा वहाँ पर, कुछ ना कुछ कलर चेंज होते हैं। तो ये सब चीज़ प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी तक आपको समझाया। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? केमिकल रिएक्शन। मैंने अभी तक आपको केमिकल चेंज बताया, केमिकल चेंज के बाद आती है केमिकल रिएक्शन। इट इज़ अ प्रोसेस दैट लीड्स टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस टू अनदर। क्या मतलब हुआ? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई केमिकल सब्सटेंस होता है, वो दूसरी केमिकल सब्सटेंसेस में चेंज होता है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे होता है ये? जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यहाँ डेल्टा का साइन दिख रहा है, ये डेल्टा का साइन होता है हीट जो दी जा रही है आप इस रिएक्शन को होने के लिए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है वहाँ पर। तो बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट हो गया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों ही अलग अलग थे, दोनों एक रिबन की फॉर्म में था, एक एयर की फॉर्म है। तो दूसरा जो बना वाइट पाउडर की फॉर्म में आपको मिला, ऐश जो राख बनी वो वाइट पाउडर मिला आपको। मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में होता है। रिबन मतलब वो रिबन नहीं जो आप काटते हो किसी फंक्शन में जाके, ये स्ट्रिप होती है, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है। तो मेटल की एक पतली स्ट्रिप होती है जिसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम गर्म करते हैं, जलाते हैं, कंबशन करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि वाइट पाउडर ऐश की फॉर्म में हमें ये मिलता है। रिएक्शन जो ये एरो आपको दिख रही है, इस एरो से लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपके कंपोनेंट्स, कंपाउंड या जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी के सभी रिएक्टेंट्स बोले जाएंगे, और राइट हैंड साइड में जो कंपाउंड या जो एलिमेंट होगा वो आपका प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझाया। अब आती है बात कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी है वो है चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। जो भी आपके एलिमेंट है उनके जो एटम्स रिएक्ट कर रहे होते हैं उनके नंबर्स में चेंज आता है वहाँ पर, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, और वहाँ पर कुछ नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। चेंज इन कलर, उनके कलर्स में कुछ चेंज आ सकता है, जैसे अगर कोई वाइट कलर हो बाद में येलो मिले, ग्रीन मिले, ब्लू मिले, तो कई अलग अलग तरह के ब्राउन मिल सकता है कलर आपको। इवोल्यूशन ऑफ गैस, नेक्स्ट एवोल्यूशन गैस। तो उस टाइम पर रिएक्शन होने के टाइम पर कुछ गैस भी इवॉल्व हो सकती है, कुछ गैसेस भी निकलती हैं उसमें से। चेंज इन टेम्परेचर का भी चेंज होगा। भाई आप किसी रिएक्शन को होने के लिए या तो हीट दोगे या तो फिर रिएक्ट करते टाइम पे वो एलिमेंट्स ऐसा रिएक्ट करेंगे एटम्स उसके कि वहाँ पर हीट जनरेट हो सकती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि थक्का जैसा कुछ वहाँ पर फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि बेस में आपको मिल सकता है किसी टेस्ट ट्यूब में, आप अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे स्कूल में। नेक्स्ट चेंज इन स्टेट, उनकी स्टेट में भी चेंज हो सकता है। जैसे गैसियस स्टेट में हो तो रिएक्ट करने के बाद आपको लिक्विड स्टेट में मिल जाए, या फिर लिक्विड स्टेट में आपको रिएक्ट करने के बाद सॉलिड स्टेट में मिल जाए, जैसे कि प्रेसिपिटेट बनते टाइम पे होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको केमिकल रिएक्शन जब होगी तो आपको देखने को मिलती है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो आप सब लोग ये सारी प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये होगी वहाँ पर। कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसके लिए कुछ
केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताइए क्या होती हैं, तो आप ये प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 7 लिखी है, और भी एक आध हो सकती हैं, तो वो आप बुक से पढ़ के उसके बारे में जान सकते हैं। तो 7 में से अगर आपने 5 भी अच्छे से याद रखी तो आप इनफ है आपको लिखने के लिए, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है केमिकल रिएक्शन, तो सॉरी केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है जिसको हमने यहाँ पर वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है, अगर इसी फॉर्म को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है। तो आप इसे उतार लीजिए, फिर हम उसके नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं फटाफट। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, मैंने अभी आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया, तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इनटू इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जैसा कि मैंने बोला कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसी को उसकी सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg, ऑक्सीजन का O, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। तो ये जो आपने रिप्रेजेंटेशन किया किसका? केमिकल रिएक्शन का, उसके सिंबल की फॉर्म में, तो इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करते टाइम पे कई सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि उसकी बैलेंसिंग प्रॉपर है या नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, बट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उनकी स्टेट जो है वो भी लिखनी पड़ती है। जैसे ये सॉलिड है, मैंने आपको बताया था, ये मेटल है, तो मेटल एक स्ट्रिप के फॉर्म में मिल रहा है, तो सॉलिड ही फॉर्म में होगा। ऑक्सीजन जो कि गैस है, गैसेस स्टेट में होगी। ये राख थी आपकी, ऐश था, पाउडर था, वो पाउडर भी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इनके साथ साथ हमें ऐसे इनके ब्रैकेट में इनकी स्टेट के बारे में भी लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, इनकी बैलेंसिंग में, जैसा कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, बट यहाँ पर एक ही है, या 2 एटम है ऑक्सीजन के, यहाँ पर एक ही एटम है। तो इसी को हम अगले स्टेप में पढ़ते हैं, जो कि है हमारा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है जिसमें आयरन का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, और उसमें फॉर्म क्या हो रहा है? फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिवॉल्व हो रही है, मतलब निकल रही है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या होती है, कि उसमें प्रेसिपिटेट बनता है गैस, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व हो रही है। एटम के नंबर्स में चेंज आता है, जैसे यहाँ पर Fe एक सिंगल है, यहाँ पर 3 है, तो इस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। चेंज इन द सेंस ये नहीं है कि यहाँ पर एक है तो यहाँ 3 हो जाएंगे, वो सही है, नहीं। चेंज इन द सेंस कि हाँ, आपको कुछ चेंजेस दिखेगा कि 3 कहीं और चेंज हुआ, 2 कहीं और चेंज हुआ, बट होगा दोनों साइड इक्वल होगा, बैलेंस होगा। तो इसके लिए आपको 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा था, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसे ख़त्म कर सकते हैं, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसा कि केमिकल रिएक्शन ने बताया था कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम टॉपिक समझने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो आप कुछ नहीं करेंगे, जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इनको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए पहले, ठीक है। क्योंकि जितना भी आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट तो खैर नहीं करते, ऐड ही होता है, ऐड भी नहीं, सीधा मल्टीप्लाई होता है, तो वो इनके अंदर बीच में कहीं पर नहीं होगा, नीचे नहीं होगा और बीच में कहीं पर चेंज नहीं करना। हमें जो भी चेंज करना होगा वो इसके फ्रंट पे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम कैसे करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं उनके लिए आप एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। टेबल कैसे, आप उस पर लिखेंगे यहाँ पर एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया तो यहाँ पर थोड़ा आप नोट डाउन तो वैसे भी कर सकते हैं कि ये एलिमेंट है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स, कि रिएक्टेंट्स के टाइम पे कितने थे, और यहाँ पर प्रोडक्ट के टाइम पे कितने शो हो रहे हैं। जैसे कि आपका पहला एलिमेंट है यहाँ पर Fe, ठीक है, पहला एलिमेंट आपका Fe। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोजन, एंड थर्ड वन इज़ ऑक्सीजन। यहाँ पर भी Fe है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। रिएक्टेंट्स के टाइम पे इनके नंबर्स कितने थे, Fe
सिंगल है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन सिंगल है। रिएक्टेंट्स जब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना तो कितने नंबर आए, यहाँ पर है 3, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 4। तो आप देख रहे हैं कितना नंबर्स में चेंज आ गया है। तो इस नंबर को चेंज करने का तरीका ये है कि हम उतने ही उसमें मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो ये Fe यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 3। तो ये 3 जो है ये आप इसके आगे लगा सकते हैं। ठीक, आगे अब हम देख रहे हैं हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 4 हो गई है, तो हम यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू में 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो में ये नीचे का लिखा हुआ आ रहा है या नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल आ रहा है। तो 1 इक्वल इंटू में 4 इक्वल टू में 4। ठीक है, तो अब ये जो ऑक्सीजन आपने यहाँ बढ़ाई जो कि 4 हुई, ये आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आगे इसके, क्योंकि रिएक्टेंट्स के टाइम पे आपने मल्टीप्लाई किया तो आगे कर देंगे। अब इससे हुआ क्या कि यहाँ जो ऑक्सीजन थी वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये पूरी 4 हो गई, लेकिन ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाइड्रोजन पहले से ही 2 थी, उसमें 4 और मल्टीप्लाई हुआ तो 8 हाइड्रोजन हो गई। कितनी हो गई, 8 हाइड्रोजन हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए अपने आप ही 4 मल्टीप्लाई होकर ये 8 हो चुका है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में भी हमें चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पर भी हमें 8 चाहिए, तो 2 तो थे ही, तो यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई करके हम इसे भी 8 बना लेंगे। तो यहाँ पर भी हम इसके आगे क्या लिख देंगे, 4। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन। अब देखिए आप 3 आयरन फेरिक एलिमेंट्स यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 एटम यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे एलिमेंट्स जो हैं, जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इक्वल हो चुके हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन। देखो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं जैसे तराजू होता है, आप मार्केट से सामान लेने जाते हैं तो जो दुकानदार होता है वो एक डोंगे में अपना सामान डालता है जिसमें आप आलू प्याज जो भी रख रहे हैं, और एक तरफ वो अपना वेट रखता है। तो जब वो इक्वल आ जाता है तब वो आप उसको देता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि जैसे जैसे आपको लगता है ना कि यहाँ पर वज़न ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से वो अपना वेट बढ़ाता है। 1 किलो चाहिए तो वो 1 किलो का रखता है, आपने 2 किलो रखा तो फिर वो 2 किलो रखता है। अगर उससे ज़्यादा 250 ग्राम 300 ग्राम बढ़ता है तो वो 250-300 ग्राम के भी और इक्वल करता है ताकि आपको प्रॉपर मिल जाए कि वो कितना है। ठीक है, तो वो बैलेंस करता है दोनों को। तो यहाँ पर भी हमें वो इक्वल ही रखना होता है। जैसे अगर यहाँ थोड़ा कम है तो यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ कम है तो यहाँ बढ़ा देंगे। दोनों तरफ हमें जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ़ एटम्स है, वो इक्वल करने होते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये, और आप उतार लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम कई सारे टाइप की रिएक्शन अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? जैसा कि नाम में ही लिखा है कंबाइन। कंबाइन जो वर्ड है इसमें नाम में, इस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ चीज़ जुड़ेगी, जुड़ना होता है जिसका मतलब। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन 2 और मोर एटम्स और कंपाउंड, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम हो या कंपाउंड हो और कंबाइंड, वो कंबाइन हो, रिएक्ट करें, कंबाइंड और रिएक्ट करें, रिएक्ट भी हो सकता है, और रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, उससे कुछ न्यू सब्सटेंस और कंपाउंड बनाएं, इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम और कंपाउंड कंबाइन हो तो उस टाइम पे एक नया सब्सटेंस या नया कंपाउंड जो बनता है उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल में यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2, गिव्स वाटर तो H2। आप अभी सोच रहे होंगे यहाँ पर बैलेंस तो है नहीं, तो बैलेंस हम कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, बढ़ाते हैं। जैसे H2 यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 बढ़ाना पड़ेगा हमें आगे इसके, क्योंकि पीछे हम लगा नहीं सकते। मैंने आपको पहले बताया कि जो भी आपको बैलेंसिंग करनी हो तो पहले ही उस
मॉलिक्यूल को, उस कंपाउंड को, उस एटम को आप ब्रैकेट में ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद जो भी आप लगाना चाहते हैं तो उसके आगे लगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो चुकी है, तो यहाँ पर 2 और लगा देंगे ताकि ये भी 4 हो जाए। तो आप देखें अब बैलेंस हो चुकी होगी रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 एटम्स थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसको कंबाइन किया तो एक नया कंपाउंड आपके सामने निकल के आया जो कि है वाटर, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से एक और एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स किया C+O2, तो हमारे पास क्या चीज़ आई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि गैस होती है जो हम रिलीज़ करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है। तो उतार लीजिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When a compound splits into simpler substances is called decomposition reaction। जब कोई एक बड़ा कंपाउंड हो और वो स्प्लिट हो, टूट जाए छोटे छोटे और सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो उसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लाइक कोई एक ए मान लो कोई कंपाउंड है बड़ा, जो ब्रेक हुआ, बी और सी उससे नए सब्सटेंसेस बने, नए कंपाउंड्स बने, ठीक है। तो इसी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो 3 अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसा कि आपके पास है थर्मल रिएक्शन में हीट के इन्वॉल्वमेंट होते हैं। थर्म का मतलब ही हीट होता है, ठीक है। तो थर्मल रिएक्शन में कैसे होता है डिकम्पोजिशन देखते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको अगर हम हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कंपाउंड था, सिंगल कंपाउंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आपने हीट करा तो वो ब्रेक हो गया किस में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर, ठीक है। ऐसे ही एक और होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब करंट की वजह से। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एग्जांपल है वाटर, जो कि लिक्विड स्टेट में है, जिसको आपने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो वो ब्रेक्सअप हो गया 2 एलिमेंट्स में, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। 2 अलग अलग एलिमेंट रिलीज हुए वहाँ से, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जितने भी कंपाउंड आपको दिए गए हैं यहाँ पर वो स्प्लिट हो रहे हैं, स्प्लिट होकर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब होता है लाइट के प्रेजेंस में होने वाले रिएक्शन। लाइट के प्रेजेंस से कोई चीज़ कैसे डिकम्पोज होती है तो देखते हैं। AgCl सिल्वर क्लोराइड आपके पास एग्जांपल है, जिस पे जब सनलाइट पड़ती है तो सिल्वर में से जो क्लोरीन है वो अलग हो जाता है। सिल्वर में से क्लोरीन जो है वो अलग हो जाता है, जिससे क्या होता है, सिल्वर जो चांदी होती है उसका जो कलर होता है, जो शाइनिंग कलर होता है ग्रे, वो थोड़ा सा येलोइश हो जाता है, फेड हो जाता है, उसकी चमक जो है वो फेड हो जाती है। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, जिसमें क्लोरीन जो उसके ऊपर पॉलिश होती है वो हट जाती है, ठीक है। क्लोरीन पॉलिश नहीं होती, उसके साथ मिक्सअप होती है तो वो हट जाता है क्लोरीन वहाँ से। तो ये आपके पास 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पार्ट्स हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है एक बार फिर से जान लेते हैं। व्हेन अ कंपाउंड स्प्लिट, जब कोई एक बड़ा कंपाउंड स्प्लिट टूटता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस में, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि एक कोई कंपाउंड हो वो बी और सी में ब्रेकअप हो गया हो, ठीक है। ब्रेकअप नहीं है वो फ्रेंडशिप वाला तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो पहले आप इसे उतार लीजिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। टॉपिक आपके सामने है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जो कि कम रिएक्टिव एलिमेंट होता है, उसको उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। जब कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है रिएक्शन के टाइम पर, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास है फेरस जो कि होता है आयरन, और उसके बाद है कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन,
फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं फेरस सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन और ये है कॉपर। अब हुआ क्या यहाँ पर जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। तो ये क्या करेगा कि कॉपर को इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा और खुद वहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो मतलब क्या बन जाएगा फिर? FeSO4 जो कि आपके पास यहाँ बन गया, ठीक है। और जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो गया, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हुई जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स हायर रिएक्टिविटी, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है, ज़्यादातर ज़रूर नहीं मतलब ज़्यादातर पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर कोई आयरन नेल या आयरन की चीज़ डाली जाए तो उसका कलर कैसे चेंज होगा, किस कलर में वो नज़र आएगा। बेसिकली ये कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं कैसे होता है इसमें। ये आपके सामने जो कलर सॉल्यूशन दिख रहा है, जो मैंने टेस्ट ट्यूब बनाई है, रफ फिगर है समझने के लिए। तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा होगा। कॉपर सल्फेट का जनरली जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर में होता है। अब हुआ क्या, इसमें हमने ये जो आयरन नेल है ये डिप कर दी, ठीक है। आयरन नेल इसमें डिप करने से क्या होगा कि जो इसके अंदर का कॉपर है वो अलग कर देगा सल्फेट से, और सल्फेट के साथ आयरन रिएक्ट हो जाएगा। और जब हम उस सल्फेट से रिएक्ट हुए आयरन के नेल को बाहर निकालेंगे तो वो नेल चेंज हो जाएगा, उसका कलर जो कि शाइनी कलर था उसका। जैसा कि आप देखते हैं नेल जब नई नई आती है तो शाइनी ग्रे कलर होता है। तो उस टाइम पे जब वो सल्फेट से रिएक्ट हो जाएगी तो उस पे सल्फेट की रिएक्शन से ब्राउन कलर आ जाएगा। कैसा कलर आ जाएगा? ब्राउन कलर। किस पर? आयरन पर। आयरन की जो नेल है या आयरन का पीस है उस पर ब्राउन कलर आ जाएगा। और जो कॉपर का कलर है वो चेंज हो जाएगा। जो इसमें कॉपर बचा था वो किस कलर में नज़र आएगा? ग्रीनिश कलर में आएगा। किस कलर में नज़र आएगा? ये ग्रीनिश। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू कलर किस कलर में चेंज होगा, तो आप बता सकते हैं ग्रीनिश। और आयरन की जो नेल शाइनी ग्रे होती है वो चेंज होती है ब्राउन कलर में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको जब केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि कलर चेंज होने से भी पता चलता है कि कोई रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है, आप बता लीजिए फटाफट। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है? बहुत ही सिंपल है कि जब दो कंपाउंड्स आपके पास हों वो आपस में म्यूचुअली आयंस का एक्सचेंज कर लें और न्यू कंपाउंड्स बनाएं तो उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसी को सिंपल वर्ड्स में मैंने आपके लिए लिखा है, रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस के म्यूचुअल एक्सचेंज से न्यू कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होता है बिटवीन टू कंपाउंड, जो कि दो कंपाउंड होते हैं, उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं वो। तो जहाँ पर मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया है, सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड गिव्स आउट, हमें रिएक्शन कराते हैं समय क्या मिलता है? बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखो होता है क्या है कि हर कोई चाहता है कि उसके साथ ऐसा इंसान जुड़े जो उसकी कैपेसिटी का या उसके जैसा हो, जो उसके जैसा रिजेंबल करता हो। तो ऐसा ही यहाँ पर बैरियम और सल्फेट के साथ होता है। बैरियम के पास 2+ आयंस होते हैं और सल्फेट के पास 2 नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और बैरियम सल्फेट बना लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये चीज़ ऐसे होती है। तो होता क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, सोडियम सल्फेट है वो आगे जाके किस में चेंज हुआ? बैरियम सल्फेट में। और बैरियम क्लोराइड जो था वो चेंज होगा किस में? सोडियम क्लोराइड में। हुआ क्या, यहाँ से बैरियम जो है सल्फेट के साथ एक जैसे स्वभाव का, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो एक जैसे रिएक्ट कर सकते हैं। आपको पता है लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का चार्जेस जो है, दोनों पे जो आयंस है वो अपोजिट है और इक्वल है, तो इसलिए ये एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। और जो बाकी बच जाता है सोडियम और क्लोरीन, ये आपस में अटैच हो जाते हैं क्योंकि इन पर भी एक प्लस और एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपके पास जब रिएक्शन होती है तो बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है कि बस आयंस के एक्सचेंज से, मतलब दो जो कंपाउंड है वही दोनों आपस में एलिमेंट्स का या
कहा था कंपाउंड्स में आपस में आयंस का एक्सचेंज करके नए कंपाउंड बना लेते हैं। इसके लिए आपके लिए मैंने यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है, जो कि पिछले क्वेश्चन में मुझे बता देनी चाहिए थी, सॉरी पिछले एग्जाम्पल जो है रिएक्शन का उसमें बताना चाहिए था कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज लिख दिया है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी और नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। मतलब जो एलिमेंट जितना ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकता है। क्लियर है इतनी बात? तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को भी नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे अच्छे से कुछ बना के अपने लिए। जैसा कि मैंने जब पढ़ा था उस टाइम पे, काका ने चाचा से मांगा आलू, जनता फेरा, संत प्रभु है कुछ आग आओ, इस तरह से बना के मैंने याद कर लिया था। तो आप लोग भी इसको याद कर लेंगे। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, आप इसको उतार लीजिए फटाफट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना, या द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का निकलना, दोनों ही केस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, उसी के साथ है रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है जस्ट इस ऑक्सीडेशन का अपोजिट, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है, एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है किसी सब्सटेंस से, तो हम उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर, दोनों कंबाइन होकर बनते हैं कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर आपका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, उसमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास यहाँ बना वाटर और कॉपर। हुआ क्या, यहाँ पर जो कॉपर था वो उधर जाके ऑक्सीजन उसमें से निकल गई, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीजन का निकलना, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ये इसका क्या हुआ? रिडक्शन हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। और यहाँ देखेंगे आप, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन सिंगल था, यहाँ पर जाके ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, जब किसी एक सिंगल रिएक्शन में दोनों ही चीज़ें साथ में हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगला टॉपिक जो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन लिख दी है। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, जो एक ही रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं या फिर उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में और जान लेते हैं इसमें। जब किसी चीज़ की वजह से कोई चीज़ ऑक्सीडाइज होती है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और अगर किसी चीज़ की वजह से कोई चीज़ रिड्यूस होती है तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ टर्म और है प्रेसिपिटेट, जो कि आपके बुक में। प्रेसिपिटेट होता क्या? जब किसी सॉल्यूशन में रिएक्शन के बाद कुछ नीचे थोड़ा सा सॉलिड बच जाता है, वेस्ट बच जाए टेस्ट ट्यूब में, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जब आप उसको अलग करते हैं तो वो पाउडर की फॉर्म में छोटा सा थक्का जैसा आपको दिखता है नीचे। ठीक है, तो वो प्रेसिपिटेट होता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कोरोजन। Corrosion, when a metal is exposed to a substance such as moisture, air, water, acid, etc. for some time, a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence metal said to be corrode। मतलब इसका कि जब भी किसी मेटल को एनवायरनमेंट में एक्सपोज किया जाता है, मतलब बाहर रखा जाता है, तो उसको जब मॉइस्चर, एयर, वाटर और एसिड से रिएक्ट करता है, वो जैसे बाहर हवा में, खुली हवा में अगर उसे रखा जाए तो बारिश का पानी और मॉइस्चर जो कि नमी होती है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, फिर एसिड, इन सबसे अगर रिएक्ट कराया जाए तो ये कोरोड होने लग जाता है। इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होती है जिसकी वजह से जो मेटल है वो वीक होने लग जाता है।
ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना किस पे, लोहे पर। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर जो चांदी होती है उस पर ब्लैक कोटिंग आने स्टार्ट हो जाती है। कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपके सभी एग्जाम्पल हो गए कोरोजन के। कोरोजन के एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं और आपको पता चल गया कि कोरोजन होता कैसे है। कि जब कोई मेटल किसी मॉइस्चर, वाटर, एयर और एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड इट्स ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। जब किसी ऑयली फूड का ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑयली फूड हो या फैट हो, तो उसका जब ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में जब आता है तो वो रेंसिड हो जाता है। जिससे होता क्या है कि जो फूड है आपका वो बैड स्मेल और बैड टेस्ट उसका हो जाता है। जब आप शादी वादी में या फिर ऑयली खाना देखते हैं, सुबह अगर बना हो तो उसको शाम को खा के देखेंगे तो उसका जो स्मेल है, जो उसकी टेस्ट है, उसमें काफ़ी चेंज आ जाता है। हाँ, इसके अलावा जो कोरोजन है, कोरोजन में आपको ये ध्यान रखना है कि कोरोजन से बचने के उपाय क्या क्या हैं। ठीक है। तो इससे बचने के तरीके क्या है, जैसे ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, इस तरह की चीज़ों से आप इसको कोरोड होने से बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, कई सारे मेथड है जिससे आप कोरोजन से बचा सकते हैं। तो मेटल या नॉन मेटल जो चैप्टर है वहाँ पर भी आपको ये कोरोजन से बचने के तरीके बताए गए हैं और वो ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से बचने का तरीका क्या है? रेंसिडिटी से बचने के तरीके में ये आप कर सकते हैं, फ्रीजिंग, कोल्ड स्टोरेज कर सकते हैं, जो भी फूड है वो उसको आप ढक के रख सकते हैं, या फिर एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं ताकि कोई चीज़ ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे। जैसे आप देखते हैं कि चिप्स के पैकेट जो आते हैं, चिप्स और कुरकुरे जो कि ऑयली होते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर के दे दी जाती है, जिससे क्या होता है कि वो ऑक्सीजन से कांटेक्ट में नहीं आते और वो काफ़ी टाइम तक हमारे जो है सेफ़ रहते हैं खाने के लिए। ठीक है। तो इस चीज़ का जो मैंने बताया इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। और आपका ये चैप्टर फर्स्ट जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आज कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है। ओके, गुड लक।